1985 में ना, जब अमेरिकी नेवी ने अटलांटिक महासागर की गहराइयों में एक सीक्रेट मिशन शुरू किया था, तो उन्हें दुनिया से सच छुपाने के लिए एक बहुत बड़े कवर अप की जरूरत थी। हाँ, वो एक ऐसा मिशन था जिसे किसी भी कीमत पर गुप्त रखना था। बिल्कुल। तो उन्होंने दुनिया को बताया कि वो एक मशहूर यात्री जहाज का मलबा खोज रहे हैं, और मजाक मजाक में गढ़ी गई उस झूठी कहानी ने इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक को अंजाम दे दिया। सही बात है, टाइटैनिक की खोज है ना। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में ना कुछ ऐसे ही अनसुने, अजीबोगरीब और पूरी तरह से हैरान कर देने वाले तथ्यों के इर्द गिर्द हमारी बातचीत घूमने वाली है। और हमारे पास जो सोर्स मटेरियल और रिसर्च का खजाना है ना आज, वो सच में बहुत विस्तृत है। मतलब इंसान के शरीर के सूक्ष्म रहस्यों से लेकर जानवरों के अदृश्य नेटवर्क तक, और सरकारों के टॉप सीक्रेट मिशंस भी। तो अब चलिए इसे अनपैक करते हैं, क्योंकि आज का उद्देश्य सिर्फ इन अजीबोगरीब फैक्ट्स के लिस्ट बनाना नहीं है। हाँ बिल्कुल, बल्कि ये समझना है कि ये छोटी छोटी बातें कैसे एक दूसरे से जुड़कर हमारी दुनिया की बड़ी तस्वीर को आकार देती हैं। एकदम सही कहा। शुरुआत अक्सर हम बाहर देखकर करते हैं। मतलब ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए ना बड़े बड़े टेलीस्कोप आसमान की तरफ मोड़ दिए जाते हैं। हाँ, हम हमेशा स्पेस की तरफ ही देखते हैं। पर जो डेटा हमारे सामने है वो एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करता है। जब हम स्केल या आकार की बात करते हैं तो अक्सर बाहरी ब्रह्मांड की विशालता हमें अचंभित कर देती है। वो तो है। हमारी जानकारी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 2 के आगे 12 शून्य। बाप रे! लेकिन अगर हम जटिलता और घनत्व की बात करें तो असली ब्रह्मांड तो खुद इंसान के शरीर के अंदर मौजूद है। और यही वो आंकड़ा है जिसने रिसर्च पढ़ते वक्त मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया था। मतलब ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, लेकिन एक आम इंसानी शरीर के अंदर 7 बिलियन 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 एटम्स यानी परमाणु होते हैं। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला नंबर है ना? ये 7 के आगे पूरे 27 शून्य है। इसका मतलब है कि जितनी गैलेक्सीज हम आसमान में खोज रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मांडीय कण हमारे शरीर के एक छोटे से हिस्से में एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये तुलना सिर्फ मात्रा की नहीं है। अच्छा, तो फिर? ये उस जटिलता की है जिसे प्रकृति ने इतने छोटे से ढांचे में फिट कर दिया है। इसे समझने के लिए ना हम दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड का उदाहरण ले सकते हैं। रिसर्च का फैक्ट नंबर 26 बताता है कि इंसानी दिमाग एक सेकंड में 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस करता है। 38,000 ट्रिलियन एक सेकंड में? जी हाँ। वहीं अगर हम दुनिया के सबसे बेहतरीन और पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में से एक ब्लू जीन की बात करें, हाँ, ब्लू जीन काफी मशहूर है, तो वो एक सेकंड में लगभग 7.6 ट्रिलियन ऑपरेशंस ही कर पाता है। यानी हमारा दिमाग उस सुपर कंप्यूटर से लगभग 5,000 गुना ज्यादा तेज है। लेकिन यार मुझे एक बड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? मतलब अगर हमारा दिमाग एक सेकंड में 38,000 ट्रिलियन कैलकुलेशन कर रहा है, तो फिर 17 का पहाड़ा याद करने में या एक साधारण सा गणित का सवाल हल करने में ये इतना क्यों अटक जाता है? एक साधारण पॉकेट कैलकुलेटर भी गणित में हमसे तेज होता है। ये बड़ा ही मजेदार सवाल है, और ये विरोधाभास इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम मशीनों के काम करने के तरीके को इंसानी दिमाग पर लागू करने की कोशिश करते हैं। मैं समझी नहीं, थोड़ा और बताएंगे? देखिए, एक सुपर कंप्यूटर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग पर काम करता है। मतलब एक के बाद एक लीनियर तरीके से, जो गणित के लिए बेहतरीन है। अच्छा, एक लाइन में काम करता है। बिल्कुल। लेकिन इंसानी दिमाग पैरेलल प्रोसेसिंग का मास्टर है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक साथ कई चीजें। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा होता है तो उसका दिमाग सिर्फ सोच नहीं रहा होता, वो एक ही सेकंड में शरीर के तापमान को नियंत्रित कर रहा है, खून के बहाव को मॉनिटर कर रहा है, सांस भी ले रहा है। हाँ, और कानों में आ रही बैकग्राउंड नॉइस को फिल्टर कर रहा है, आंखों के सामने मौजूद रंगों को डिकोड कर रहा है, और साथ ही गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ शरीर का संतुलन भी बनाया हुआ है। ओहो, मतलब ये सब बैकग्राउंड में चल रहा होता है। जी, और ये सब एक साथ हो रहा है बिना किसी सचेत प्रयास के। ये बायोलॉजिकल एफिशिएंसी का वो स्तर है जिसे आज तक कोई भी मशीन हासिल नहीं कर पाई है। तो ये कहा जा सकता है कि शरीर का ये पूरा ढांचा बहुत ही सोच समझकर और परफेक्शन के साथ डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। लेकिन इसी परफेक्शन के बीच ना शरीर में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो एकदम बेतुकी लगती हैं। बेतुकी जैसे कि? उदाहरण के लिए पुरुषों के शरीर पर निपल्स का होना। हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। मतलब अगर एवोल्यूशन या क्रमिक विकास सिर्फ सर्वाइवल और उपयोगिता पर आधारित है,
तो ऐसी चीज शरीर में क्यों है जिसका कोई बायोलॉजिकल काम ही नहीं है? इसके पीछे का विज्ञान इवोल्यूशन से ज्यादा एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान में छिपा है। भ्रूण विज्ञान। हाँ, जब बच्चा माँ के गर्भ में विकसित होना शुरू होता है तो शुरुआती कुछ हफ्तों तक हर भ्रूण एक बेस टेम्पलेट या बुनियादी खाके पर काम करता है। अच्छा, मतलब एक डिफॉल्ट डिजाइन होता है। बिल्कुल। उस समय तक कोई जेंडर तय नहीं होता। ये एक बाइपोटेंशियल स्टेज होती है। वाई क्रोमोसोम के एक्टिव होने और टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन से पहले ही निप्पल्स का विकास हो चुका होता है। अरे वाह! तो इसका मतलब प्रकृति हर जेंडर के लिए अलग से ब्लूप्रिंट नहीं बनाती। वो एक ही शुरुआती लाइन से दौड़ शुरू करती है और फिर हार्मोन्स के आधार पर रास्ते अलग हो जाते हैं। यानी ये किसी बेग पास्य पुर्जे की तरह नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि हमारी बायोलॉजिकल शुरुआत बिल्कुल एक जैसी होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। पर पता है, शरीर की इस प्रोग्रामिंग में ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ा जो फैक्ट है वो इस बेस टेम्पलेट वाली बात से भी ज्यादा रहस्यमयी लगा मुझे। आप उस एलर्जी वाले केस की बात कर रही हैं? मेडिकल हिस्ट्री का वो मामला जहां एक महिला का लंग ट्रांसप्लांट हुआ था, डोनर का फेफड़ा लगाया गया और सर्जरी पूरी तरह सफल रही। लेकिन रिकवरी के कुछ हफ्तों बाद जब उस महिला ने पीनट बटर खाया तो उसे भयंकर एलर्जी का सामना करना पड़ा, जो कि उसे पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। बाद में पता चला कि डोनर को पीनट बटर से एलर्जी थी। अब यहाँ समझना मुश्किल हो जाता है कि एलर्जी तो ब्लड या इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होती है ना, तो वो एक फेफड़े के टिश्यू के जरिए दूसरे इंसान में कैसे पहुंच गए? ये मामला मेडिकल साइंस के लिए एक समय तक बहुत बड़ी पहेली था। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिर्फ हमारे बोन मैरो या खून तक सीमित है। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन हाउ और वाई को समझें तो जब किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो उसका शरीर कुछ खास तरह के एंटीबॉडीज बनाता है जिन्हें IgE कहते हैं। ओके। इसके अलावा कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें मेमोरी टी सेल्स और बी सेल्स कहा जाता है। वे सिर्फ खून में नहीं तैरते बल्कि फेफड़ों और अन्य अंगों के टिश्यू के अंदर भी जाकर बस जाते हैं। अच्छा, मतलब वो ऑर्गन के अंदर ही छिपकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और जब वो फेफड़ा उस महिला के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया तो डोनर के वो मेमोरी सेल्स भी फेफड़े के साथ चले गए। ओहो, तो उन सेल्स ने नए शरीर में जाकर पीनट प्रोटीन को पहचाना होगा। हाँ, और वही एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर कर दिया जो वे पुराने शरीर में करते थे। ये तो ऐसा हुआ जैसे अंगों के पास खुद का अपना एक बैकअप सर्वर हो जिसमें उनकी पुरानी यादें या डेटा स्टोर हो। सही एनालॉजी है। मतलब अगर हमारे अंगों के सेल्स अपने साथ डोनर का बायोलॉजिकल बिहेवियर ला सकते हैं तो ये पहचान और स्वभाव के बारे में बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। निश्चित रूप से। हम बायोलॉजिकली कितने जुड़े हुए हैं ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। लेकिन जब हम इंसानी शरीर की इन माइक्रोस्कोपिक जटिलताओं से बाहर निकलकर जानवरों की दुनिया की ओर देखते हैं ना, तो वहां भी प्रकृति की इंजीनियरिंग कुछ कम हैरान करने वाली नहीं लगती। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इंसानों ने जटिल चीजों को अपने शरीर के भीतर समेट लिया है, लेकिन जानवरों में यही इंजीनियरिंग उनके सर्वाइवल के लिए बाहरी तौर पर विकसित हुई है। बिल्कुल। उनका तंत्र सीधे उनके पर्यावरण और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़कर काम करता है। और इसका सबसे सटीक और मजेदार उदाहरण मुझे मुर्गी का बांग देना यानी कुकड़ू कू करना लगता है। हाँ, वो फैक्ट नंबर 28। हाँ, मतलब सुबह सुबह मुर्गी की आवाज 140 डेसिबल तक जा सकती है। ये इतनी तेज आवाज है कि अगर कोई इंसान उसके एकदम करीब हो तो उसके कान के पर्दे डैमेज हो सकते हैं। 140 डेसिबल सच में बहुत लाउड होता है, एक जेट इंजन के करीब होने जैसा। तो फिर मुर्गी खुद बहरी क्यों नहीं होती? रिसर्च बताती है कि मुर्गियों में एक इनबिल्ट नेचुरल ईयर प्लग सिस्टम होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या उनके कान में कोई अलग से पर्दा गिर जाता है? नहीं, ये कोई अलग से काम करने वाला पुर्जा नहीं है, बल्कि शुद्ध मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। वो कैसे? जब एक मुर्गी बांग देने के लिए अपनी चोंच को पूरी तरह से खोलती है तो उसके ऊपरी जबड़े की हड्डी पीछे की तरफ धकेलती है। ओके। इस हड्डी के मूवमेंट की वजह से कान के सुराख के पास मौजूद एक नरम मांस का टिश्यू खींचकर कान के छेद को पूरी तरह से बंद कर देता है। अरे वाह, मतलब शारीरिक रूप से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल, यानी जब तक चोंच खुली रहेगी और आवाज निकलती रहेगी, कान का रास्ता बंद रहेगा। आवाज बंद, चोंच बंद और कान का रास्ता वापस खुल जाता है। क्या बात है! ये एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे इंसान अपने बड़े बड़े शोर वाले कारखानों में आज तक रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। सही कहा। यह जरूरत के हिसाब से विकसित हुआ एक शानदार मैकेनिज्म है। लेकिन जानवरों की दुनिया सिर्फ इस तरह की फिजिकल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। उनके बीच का संचार और इमोशनल नेटवर्क हमारी समझ से कहीं ज्यादा उन्नत है। आप लॉरेंस एंथनी की कहानी की बात कर रही हैं ना? हाँ, वो साउथ अफ्रीकन कंजर्वेशनिस्ट।
उनकी कहानी सच में दिल छू लेने वाली और रहस्यमयी दोनों है। सुनने वालों के लिए बता दूं कि एंथनी ने अपना पूरा जीवन हाथियों के बचाव और संरक्षण में लगा दिया था। बिल्कुल। और जिस दिन दिल का दौरा पड़ने से उनका घर पर निधन हुआ, उसके कुछ ही समय बाद जंगली हाथियों का एक झुंड 2 किलोमीटर दूर से चलकर उनके घर के बाहर आ गया। और उन्होंने घर को घेरा और वहां बकायदा शोक मनाया। यही तो बात है, बिना किसी फोन कॉल या न्यूज ब्रॉडकास्ट के हाथियों को मीलों दूर बैठे कैसे पता चल गया कि उनके रक्षक की मौत हो गई है? ये घटना अक्सर हमें भावनाओं में बहा ले जाती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और भी ज्यादा दिलचस्प है। इंसान अक्सर जानवरों की बुद्धिमत्ता को कम आंकता है। वो इंसानी संवेदनशीलता की सीमा से बाहर है। वे इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रासाउंड? हाँ। मतलब जो आवाज हम नहीं सुन सकते? हाँ, ये इतनी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है जिसे इंसानी कान नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये आवाज जमीन के रास्ते और हवा में कई किलोमीटर तक सफर कर सकती है। ओहो! इसके अलावा हाथियों के पैरों के तलवों में खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो जमीन में होने वाले सिस्मिक वाइब्रेशंस या हलचल को महसूस कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एंथनी के घर में जो हलचल हुई होगी वो हाथियों ने जमीन के जरिए महसूस कर ली? संभवतः एंथनी के घर में हुई अफरा तफरी या फिर हाथियों के उस इलाके से गायब हुए किसी पैटर्न ने उन्हें ये सिग्नल दिया हो। ये दर्शाता है कि इकोसिस्टम में एक ऐसा अदृश्य लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद है जिसे हम अभी पूरी तरह डिकोड भी नहीं कर पाए। और जब इंसान इस बारीक बुने हुए प्राकृतिक नेटवर्क में बिना इसके मैकेनिज्म को समझे दखल देता है तो इसके नतीजे पूरी तरह से विनाशकारी और हास्यास्पद हो सकते हैं। आप 1950s के दशक वाले बोर्नियो आइलैंड्स के वाकये की तरफ जा रही हैं? बिल्कुल। ऑपरेशन कैट ड्रॉप ये इतिहास का सबसे अजीबोगरीब असली मिशन लगता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वहां मलेरिया रोकने के लिए भारी मात्रा में DDT का छिड़काव किया था। और यहीं से उस इकोलॉजिकल चेन के टूटने की शुरुआत हुई जिसका अंदाजा किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं लगाया था। हाँ, क्योंकि DDT ने सिर्फ मच्छरों को नहीं मारा, उस जहर से वहां के कीड़े मकोड़े भी संक्रमित हो गए। फिर उन कीड़ों को वहां की छिपकलियों ने खाया और छिपकलियों के शरीर में जहर जमा होने लगा। फिर उन छिपकलियों को आइलैंड की बिल्लियों ने खाया। और बिल्लियों के लिए वो जहर जानलेवा साबित हुआ। आइलैंड की लगभग सारी बिल्लियां मर गईं। अब देखिए तमाशा, जैसे ही बिल्लियां खत्म हुई, चूहों का सबसे बड़ा दुश्मन गायब हो गया। बोर्नियो में चूहों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि वो प्लेग और अकाल का कारण बनने लगी। एक समस्या सुलझाने गए थे, दूसरी खड़ी हो गई। एकदम सही। और फिर इस मानवीय भूल को सुधारने के लिए रॉयल एयरफोर्स की मदद ली गई। और पता है क्या हुआ? आसमान से 14,000 बिल्लियों को पैराशूट के जरिए आइलैंड पर ड्रॉप किया गया। ये घटना सुनने में किसी कार्टून जैसी लगती है, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का एक बहुत गहरा केस स्टडी है। वो कैसे? इंसान जब एक समस्या को एक तरफा तकनीक से सुलझाने की कोशिश करता है तो वो पूरे फूड चेन के डोमिनो इफेक्ट को नजरअंदाज कर देता है। पैराशूट से बिल्लियां गिराना उस अंधी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जहां हम प्रकृति के जटिल तंत्र को एक साधारण मशीन समझकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यह अंधी महत्वाकांक्षा सिर्फ प्रकृति को कंट्रोल करने तक सीमित नहीं है। जब हम बात करते हैं इंसानों की, अपनी दुनिया की, मतलब सरकारों, तकनीक और भू राजनीति की, तो ये महत्वाकांक्षा और भी एक्सट्रीम हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था टाइटैनिक के मलबे की खोज के बारे में, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दुनिया को लगता है कि 1985 में रॉबर्ट बलार्ड ने समुद्र विज्ञान के प्यार में टाइटैनिक को खोजा था, जो कि पूरी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली तो ये है कि ये पूरा मिशन एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा था। उस समय कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और अमेरिकी नेवी की 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां USS थ्रेशर और USS स्कॉर्पियन अटलांटिक महासागर में रहस्यमयी तरीके से डूब गई थीं। तो नेवी को बस ये जानना था कि कहीं रेडिएशन लीक तो नहीं हो रहा। हाँ, और उससे भी बड़ी चिंता ये थी कि कहीं सोवियत यूनियन उन पनडुब्बियों के हथियारों तक तो नहीं पहुंच गया है। लेकिन अगर अमेरिकी नेवी खुलेआम समंदर में इतने बड़े स्तर पर कुछ खोजती तो सोवियत यूनियन तुरंत सतर्क हो जाता। बिल्कुल। इसीलिए नेवी ने रॉबर्ट बलार्ड को फंडिंग दी और कहा कि वो दुनिया को बताएं कि वो टाइटैनिक खोज रहे हैं। ये एक परफेक्ट कवर स्टोरी थी। बलार्ड ने नेवी का सीक्रेट मिशन समय से पहले पूरा कर लिया और जब उनके पास 12 दिन बच गए तो उन्होंने अपनी टीम से कहा कि चलो सच में उस जहाज को खोजते हैं जिसका हम बहाना बना रहे थे। और वो कामयाब भी हो गए। हैरानी की बात तो यही है, नेवी ने कई सालों तक इस बात को सीक्रेट रखा कि टाइटैनिक की खोज असल में न्यूक्लियर हथियारों की तलाश का एक साइड इफेक्ट थी। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है,
ये दिखाता है कि कैसे इतिहास के बड़े बड़े पन्ने अक्सर सत्ता और भू राजनीति के रहस्यों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब दुनिया जिसे एक भावुक ऐतिहासिक पल मान रही थी, वो बस एक मिलिट्री ऑपरेशन का पर्दा था। हाँ, ये इंसान की उस फितरत को दर्शाता है जहां वो किसी भी चीज, यहां तक कि एक त्रासदी को अपने नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और नियंत्रण करने की ये चाहत ना तकनीकी दुनिया में सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती है। बिल्कुल। आज हम जिस नैनो सेकंड की दुनिया में जी रहे हैं, जहां एक छोटी सी चिप पर पूरा इंटरनेट मौजूद है। मेरा मतलब है, उस छोटी सी चिप को बनाने की जो कीमत चुकाई जा रही है, वो सच में दिमाग को सुन कर देने वाली है। ASML कंपनी वाली मशीन की बात कर रही हैं आप? हाँ, मतलब ASML नाम की कंपनी जो मॉडर्न कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली मशीनें तैयार करती है, उस एक मशीन की कीमत लगभग 3100 करोड़ रुपए है। 3100 करोड़? हाँ। और उसका वजन 2 बोइंग 747 हवाई जहाजों के बराबर है। सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी सी चिप जो हमारी उंगली के नाखून से भी छोटी है, उसे बनाने के लिए इतनी भारी भरकम और महंगी मशीन की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके पीछे का विज्ञान एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट यानी EUV लिथोग्राफी कहलाता है। ये क्या होता है? अच्छा। इसके लिए ASML की मशीन वैक्यूम चेंबर के अंदर टिन की बूंदों पर 1 सेकंड में 50,000 बार लेजर मारती है। बाप रे, 1 सेकंड में 50,000 बार? हाँ, ताकि एक खास तरह की अल्ट्रावायलेट रोशनी पैदा हो सके। इस रोशनी को कई बेहद सटीक और महंगे शीशों से गुजारकर चिप पर डिजाइन उकेरा जाता है। अगर उन शीशों में एक बाल के लाखवें हिस्से बराबर भी खराबी आ जाए तो पूरी चिप खराब हो जाएगी। मतलब परफेक्शन की भी कोई हद होती है। बिल्कुल। और वैक्यूम बनाए रखने, लेजर को ठंडा रखने और इस पूरे नैनो स्केल प्रोसेस को बाहरी कंपन से बचाने के लिए ही मशीन का वजन और आकार इतना विशाल हो जाता है। ये तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास हुआ ना। तकनीक जितनी माइक्रो या सूक्ष्म होती जा रही है, उसे बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही विशाल और मैक्रो होता जा रहा है। बिल्कुल। सिर्फ कुछ एटम्स को सही जगह पे बैठाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। और जब इंसान के पास इतनी तकनीक और पैसा आ जाता है, तो वो खुद को दुनिया के हर कोने में अमर कर देना चाहता है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी। पिज्जा हट वाले फैक्ट की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, पिज्जा हट ने 2001 में रशियन स्पेस एजेंसी को $1 मिलियन दिए ताकि वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पिज्जा डिलीवर कर सकें। ये सुनने में एकदम बेवकूफी भरा PR स्टंट लगता है। लगता तो है, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, वो सिर्फ पिज्जा बेचने से कहीं ज्यादा गहरी है। क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, या ये मार्केटिंग के इतिहास का सबसे जीनियस मूव था? मैं तो कहूंगा इसे कमर्शियल लेगेसी या व्यापारिक विरासत छोड़ने की कोशिश कहा जा सकता है। पिज्जा हट जानता था कि $1 मिलियन देकर वे स्पेस एजेंसी का कोई बड़ा खर्च नहीं उठा रहे हैं। हाँ, $1 मिलियन स्पेस प्रोग्राम के लिए कुछ खास नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वे समय के पन्नों में एक इटर्नल रिकॉर्ड बना रहे थे। भविष्य में चाहे कोई भी कंपनी स्पेस में खाना भेजे, पहली कंपनी होने का रिकॉर्ड हमेशा पिज्जा हट के नाम रहेगा। हाँ, वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। हाँ, ये इंसान की खुद को नश्वरता से परे देखने की कोशिश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और अपनी नश्वरता यानी मौत से परे जाने की, समय को जीत लेने की सबसे अनोखी और अजीब कोशिश जर्मनी के एक चर्च में हो रही है। वो संगीत वाला फैक्ट ना? हाँ, वहाँ 2001 में एज स्लो एज पॉसिबल नाम का एक म्यूजिकल पीस बजना शुरू हुआ था। इस गाने की खासियत ये है कि ये कुछ मिनटों या घंटों का नहीं है। अच्छा, तो कितना लंबा है? इसे इस तरह से कंपोज किया गया है कि इसका आखिरी नोट साल 2640 में बजेगा। 2640? मतलब ये गाना 640 सालों तक लगातार बजता रहेगा? बिल्कुल। हर कुछ महीनों या सालों में ऑर्गन का एक नया कॉर्ड बदलता है और लोग उस एक नोट को बदलने के पल को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। जिस दुनिया में इंसानी दिमाग 1 सेकंड में 38,000 ट्रिलियन काम कर रहा है और जहां चिप्स बनाने के लिए नैनो सेकंड्स में लेजर फायर किए जा रहे हैं, वहां एक 640 साल लंबा संगीत का बजना एक गहरा कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है ना? बड़ा अजीब सा एहसास होता है सोचकर। इसे डीप टाइम के विचार से जोड़ा जाता है। इंसान हमेशा से ये जानता है कि उसका जीवन कुछ दशकों का ही है, इसलिए वो ऐसी कला, ऐसे स्ट्रक्चर्स और ऐसे रिकॉर्ड्स बनाना चाहता है जो उसकी उम्र से कई 100 गुना ज्यादा जिएं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए ना,
तो ये साफ हो जाता है कि सब कुछ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमने शुरुआत की थी अपने शरीर के अंदर मौजूद 7 बिलियन 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 एटम्स से। हमने देखा कि कैसे अंग अपनी खुद की यादें और एलर्जी लेकर चलते हैं। और फिर हम उस प्राकृतिक इंजीनियरिंग तक गए जहां मुर्गियों के जबड़े ईयरप्लग का काम करते हैं और हाथियों के पैर मीलों दूर से सिस्मिक वाइब्रेशंस को पकड़ लेते हैं। और अंत में हमने इंसान की उस महत्वाकांक्षा को देखा जो डीडीटी छिड़ककर पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ देती है, टाइटैनिक के बहाने पनडुब्बियां खोजती है, 3100 करोड़ की मशीनें बनाती है और 6400 साल लंबा गाना लिखती है। सच्चाई ये है कि ये दुनिया किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। और ये जटिलता ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि और हमारी सबसे बड़ी चुनौती दोनों है। हमारी चीज को डिकोड करना चाहते हैं, लेकिन हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। इसी बात से जुड़ा एक विचार सुनने वालों के लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। आज हम नैनोमीटर लेवल की चिप्स बना रहे हैं, हमारे फोन में पूरा डेटाबेस हवा के जरिए बह रहा है और हम स्पेस में पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हैं। जरा कल्पना करके देखिए कि जब साल 2640 में जर्मनी के उस चर्च में बज रहा वो गाना आखिरकार अपना आखिरी नोट लेगा, तब उस वक्त मौजूद सभ्यता या लोग हमारी आज की इस एडवांस दुनिया के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी 3100 करोड़ की मशीनें और हमारे सीक्रेट मिशंस उनके लिए वैसी ही कोई अजीबोगरीब ऐतिहासिक भूल या फैक्ट बनकर रह जाएंगे जैसे आज हमारे लिए बोर्नियो आइलैंड पर आसमान से पैराशूट में बिल्लियां गिराना? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में विचार किया जाना चाहिए। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।